लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इस शेर के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत है, आप सबका इस्तकबाल है विल्डरनेस डेज के एक ख़ास एपिसोड में। पिछले कई एपिसोड में हम आपके साथ थे रणथंभौर नेशनल पार्क में और हमने आपसे वादा किया कि हम आपको मिलवाएंगे वहाँ की रानी से। तो दोस्तों, अब वो वक्त आया है उस वादे को पूरा करने का। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे रणथंभौर की महारानी से, यानी कि मछली से। मछली नहीं, हम पानी में तैरने वाली जीव की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबके मन और तस्वीरों में छाने वाली बाघिन यानी कि टाइग्रस मछली की। रणथंभौर नेशनल पार्क अपने शानदार किले के लिए तो जाना जाता है, लेकिन साथ ही वो दूर दूर तक फैले जंगल की वजह से दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगह है। वो दुनिया के हर कोने से आते हैं सिर्फ टाइगर की एक झलक पाने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ से बिना टाइगर देखे जाने वाले लोग वाकई दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि रणथंभौर के ये शानदार प्राणी आराम से घूमते नजर आते हैं और फोटो खिंचवाने के शौकीन भी हैं। लेकिन रणथंभौर में एक टाइग्रस अपने साथियों से अलग ही नजर आती है, वो है मछली। पिछले 10 साल से फिल्मकारों की पहली पसंद मछली रही है। इसे वो रणथंभौर की रानी कहती हैं और इसकी एक वजह है, अपने शानदार धारियों के साथ मछली औरों से अलग ही नजर आती है। फिल्मकार इसके दीवाने हैं और इसे टाइगर्स की ड्रीम गर्ल कहती हैं। हमने मछली की लोकप्रियता की वजह जानने के लिए रणथंभौर के टाइगर विशेषज्ञ और वन्य जीवन चित्रकार एमडी पराशर से बात की। पराशर ने बताया कि 27 जून 2003 की दोपहर में एक बार मछली और एक मगरमच्छ की लड़ाई हो गई। ये वाकई अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी, क्योंकि रणथंभौर में सदियों से मगरमच्छ और टाइगर साथ साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन इनमें कभी लड़ाई की कहानी नहीं सुनी। लेकिन उस दिन प्रकृति का यह नियम टूटा। बच्चे कभी माँ के पीछे जाते, कभी आगे आते, कभी इधर चलते, कभी उधर। बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स हमें वहाँ रिफ्लेक्शन के और उन बच्चों के वहाँ पर लेने को मिले। अभी 15 मिनट गुजरे होंगे कि हमने देखा कि एक जो मेल बच्चा जो था मछली का, वो एकदम से स्नाल करने लगा, ऐसे जब मुंह खोलने लगा और वो गुर्राने लगा। हमने पीछे मुड़ करके देखा, बड़ा सारा एक क्रोकोडाइल उसी पानी के गड्ढे में आना चाह रहा था। अब उसका जैसे ही वो उसने क्रोकोडाइल को देखा तो वो गुर्राया। उसकी गुर्राहट सुनकर के मछली टेंशन हुई थोड़ी सी। उसने देखा कि क्रोकोडाइल आ रहा है तो सबसे पहले सेफ्टी पॉइंट से दोनों बच्चों को उसने बिठा दिया। बिठाने के बाद में फिर वो अकेले निकल करके देखने के लिए आई कि मामला क्या है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि 2 दिन पहले की जो घटना थी कि जिस क्रोकोडाइल ने उनके किल को घसीटा था, उसी की दुश्मनी को चलते हुए और निश्चित रूप से जो है उसने दोनों बच्चों को बिठाने के बाद उसकी खबर लेने के लिए पहुंची। तो जैसे ही पास में गई, क्रोकोडाइल भी थोड़ा सा जैसे कि जानवरों में होता है काफ़ी चालाक था, उसने बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। एक बार तो टाइग्रेस ने उसको सूंघा, उसको देखा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाया और वापस वो लौटने लगी। अभी वो लौट ही रही थी कि उसको पता नहीं क्या समझ में आई। उसने जैसे अपना मुंह मोड़ के पीछे देखा तो क्रोकोडाइल की पूंछ उसको हिलती हुई नजर आ गई। तो जैसे उसने उस पूंछ को देखने के लिए पीछे आकर के खड़ी हुई, वो देख ही रही थी कि उसने पूंछ का एक जोर से एक प्रहार टाइग्रेस के चेहरे पर करने की कोशिश की, पर टाइग्रेस ने ऐसे पीछे हट करके अपने आप को बचा दिया। बचाने के तुरंत बाद में उसने देखा कि अच्छा ये तो लाइव है, तो फिर उसने सीधा उसकी पूंछ को पकड़ा, घसीटना शुरू किया और सीधी उसकी गर्दन के ऊपर सवार हो गई। ये जो दृश्य में वहाँ से मात्र जो 15 से 20 फीट की दूरी पर हमारी जो जिप्सी है वो खड़ी हुई थी। राजबाग का जो एरिया वहाँ से हम ये सब देख रहे थे। जैसा कि मेरे चित्र को काफ़ी मैगजीन वगैरह में जब प्रकाशन हुआ तब हमें ये बात पता चली। पराशर के पास उस लड़ाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें,
इन तस्वीरों को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उस दिन से लेकर आज तक मछली की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। पर अब मछली के जीवन चक्र का पहिया घूम रहा है, उसकी उम्र ढल रही है। वो शिकार भी नहीं कर पाती, और अगर कर भी लिया तो उसके शिकार को कोई दूसरा टाइगर हड़प लेता है। टाइगर प्रेमियों ने अपने मन में मछली को अलविदा कह दिया था। लेकिन जब साल 2014 के अक्टूबर महीने में पार्क फिर खुला तो मछली को आराम से घूमते देख सब खुश हो गए। मछली को देखने की उम्मीद खोने वालों के लिए ये एक सुखद अनुभव था। हमारा पसंदीदा क्षण है जब हमने सालों पहले मछली को उसके शावकों के साथ जोगी महल के पास झील के किनारे देखा था। शानदार मस्त टाइग्रस मछली अपने बच्चों के साथ अपने इलाके में शांति का आनंद ले रही थी। उसे देखते हुए हमें भी उस परम आनंद की अनुभूति महसूस हो रही थी। अब हमेशा की तरह वक्त आया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे टाइगर डांस। दोस्तों, अक्सर क्या होता कि एक तरफ शहर है तो दूसरी तरफ जंगल, और आपस में टकराव, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए जंगल के जानवरों के लिए। और इसी सोच को लेकर, इसी मुराद को लेकर इस नाचीज़ और शर्मिला भरतरी जी ने एक डांस ड्रामा तैयार किया जिसका नाम है दुर्गा। और ये ड्रामा हमने हिंदुस्तान के कोने कोने में पेश किया। ये हम लोगों की तरफ से एक अदना सी कोशिश है जंगली जानवरों की मदद करने की, उनके साथ हमदर्दी दिखाने की, और अंत में उन्हें बचाने की। काफी समय से ओडिसी डांसर शर्मिला भरतरी और ये नाचीज टॉम ऑल्टर पूरे देश का सफर कर रहे हैं, और इस सफर का उद्देश्य था टाइगर को बचाना। तिनका उठाता हुआ अब वो कौवा कहाँ दिखता है, उससे कब मिला था मुझे याद भी नहीं है। अब तितलियां कहाँ दिखती हैं बाग में, गुले गुलजार पर अब एक तस्वीर सी टंगी रहती है घर की दीवार पर। कभी भागता था मैं कोयल की एक आवाज पर, अब सुनाई भी नहीं देती है गांव के चौपाल पर। हमारे डांस ड्रामा दुर्गा के जरिए हम देश भर में टाइगर को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अलग अलग छोटे और बड़े कलाकारों के साथ इस
डांस ड्रामा दुर्गा का मंचन दिल्ली, देहरादून, भोपाल, रामनगर, कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास छोटी हल्द्वानी में किया गया है। और अब हमारी ये कोशिश है कि ये ड्रामा इस देश के हर कोने में पहुंचे। ये लंबी लंबी बंदूकें, ये जंजीरें, ये पिंजरे, ये लोहे के बड़े बड़े दान। उम्मीद की जा रही है कि मेरी और शर्मिला की इस अदना सी कोशिश से देश के सबसे शानदार और खूबसूरत वन जीव यानी कि टाइगर को बचाने में कुछ मदद मिलेगी। कड़का, गोली, जहर के द्वारा मेरा संहार करते हैं। मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी खाल, मेरी चमड़ी, मेरे नाखून, मेरे हर अंग का व्यापार करते हैं। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड से हम आपको एक खास ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, एक जंगली हाथी की ट्रेनिंग जो मध्य प्रदेश के जंगलों में चल रही है। और आपको याद भी होगा कि जंगलात के लोगों ने इस हाथी का नाम रखा है रामा। आपने कभी सोचा है कि हाथी जैसा विशालकाय जीव कैसे अपने से छोटे और कमजोर इंसानों के आगे खुद को समर्पित कर देता है? (326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था, उसका मुकाबला हाथियों की मदद से लड़ने वाली भारतीय सेना से हुआ। बाद में भी कई मुगल सम्राटों ने हाथियों की सेना की मदद से अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं। इससे ये साफ है कि सदियों से इंसानों और हाथियों के बीच एक रिश्ता रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैसे एक नन्हा सा कमजोर सा इंसान एक विशालकाय जानवर को अपने आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करता है? हम दिखाते हैं कैसे। साल 2011 से मध्य प्रदेश के जंगल में इस जंगली हाथी को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया चल रही थी। हम इस प्रक्रिया को रोज अपने कैमरे में फिल्माते थे। ये वास्तव में एक दिमाग का खेल है। प्रशिक्षण की शुरुआत में आप हाथी को नाम दे देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो शुरू से अपने नाम को स्वीकारना शुरू करे। हालांकि छत्तीसगढ़ के इस खूनी हाथी को काबू में करना आसान नहीं था। उसने अपने नाम को तो स्वीकार लिया, लेकिन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। पर ट्रेनर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस हाथी को रामा का नाम दिया और रोज 15 घंटे उसके प्रशिक्षण में लगाते। हम तो सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक करते हैं। मतलब करीब 6.5 घंटे का रोज। तो अभी कुछ सीख रहा है, आपको पहचान पा रहा है अभी या नहीं? नहीं, अभी भी सीख रहा है वो। हाँ। नहीं, थोड़ा तेज है। अच्छा। धीरे धीरे सीखेगा। सिखाना चाहिए। आपके हिसाब से कितना समय लग जाएगा इसको सीखने में? हमारे हिसाब में तो इसको 1.5-2 महीना तो भी लगेगा। अच्छा। तो जो सिखाने वाला है तो उससे अच्छा जानकारी से सिखाना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद इसकी सवारी आप कर सकेंगे, अपने काम में ला सकेंगे 3-4 महीने? ला सकेंगे। 2 महीने के बाद ही? 2-3 महीना सवारी के लिए तो टाइम लगेगा। सवारी के लिए टाइम लगेगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप लोग समझते हैं, ऐसे कितने शब्द होते हैं आदमी के जो ये हाथी पहचानता है? सुनने से कितने होते हैं? तो बहुत होते हैं इसके, अलग अलग तरह का है। पीछे पैर उठाने के लिए अलग बोलते हैं, सामने का पैर उठाने के लिए अलग बोलते हैं, सूंड उठाने के लिए अलग बोलते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, उठने के लिए बोलते हैं। हाँ। ऊपर सूंड उठाने के लिए दले बोलते हैं। ऐसा अलग अलग तरह का।
इसके लिए कर्नाटक से खास तौर से एक ट्रेनर को बुलाया गया था। और फिर करीब 1 महीने के बाद रामा को यह समझ आ गया कि ट्रेनर्स की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, और वो आदेशों को समझने लगा। Actually, this was a wild elephant which has already killed 2 persons in Anuppur district, and we were asked for help. And then we captured this elephant and then we brought him to Bandhavgarh. Then we took the help of experts from Karnataka Forest Department, which capture wild elephants and then domesticate them. So we set up the kraal for keeping this elephant. And our 2 Mahavats are training the elephant, and this elephant is showing really good signs of learning, because now it understands the commands of the Mahavats and responds to them. I think in the next few months we will be taking him out of the kraal, and then we will see how he behaves. Once it is there, then he will be used for management and monitoring purposes. और साल 2012 में इसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब रामा बांधवगढ़ वन विभाग का एक खास हिस्सा है। और अब दोस्तों आखिर में हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जो इस वक्त शायद खंडरों में बसी हुई नजर आती हो, लेकिन एक ज़माने में यही जगह नाच, संगीत और दर्द भरी मोहब्बत की कहानियों के लिए मशहूर थी। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में किले के खंडरों में आज भी एक प्रेम गाथा गूंज रही है। जंगल में बहती हवा में आप इस गूंज को अनुभव कर सकते हैं। 2 प्रेमियों की मार्मिक कहानी जो कि चांदनी की झीनी चादर में जवान हुई, लेकिन मुगल सम्राट की बेरहम सेना ने उसे कुचल दिया। मांडू को देखने का सबसे बढ़िया मौसम बारिश का मौसम होता है, लेकिन लोग यहाँ पर 12 महीने आते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की चर्चित प्रेम कहानी की छाप यहाँ पर बिखरी हुई है, जो कि लोगों को अपनी ओर खींचती है। विंध्य पर्वतमाला से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मांडू दूर से देखने में खंडरों की छवि सी लगती है। मालवा का यह किला मूल रूप से परमार शासकों की राजधानी थी, लेकिन साल 1562 तक यहाँ पर शासक बदलते रहे। किला अपने शासकों के लिए नहीं बल्कि रूपमती और बाज बहादुर की दुखद प्रेम कहानी के लिए मशहूर है। लोक कथाओं में भी इसके चर्चे हैं। मांडू के इतिहास के मुताबिक साल 1555 से लेकर 1562 के दौरान यहाँ पर शासन करने वाले बाज बहादुर को एक गांव की लड़की रूपमती से प्यार हो गया।
उन्होंने रूपमती से विवाह कर लिया। प्यार में डूबा शासक भूल गया कि आसपास की दुनिया में कुछ और भी है। कई सालों तक मांडू में उत्सव सा माहौल रहा। 1561 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर हमला कर बाज बहादुर को झटका दे दिया। इससे पहले कि सेना किले में प्रवेश करती, बाज बहादुर मांडू से भाग गया। इतिहासकारों के अनुसार आदम खान ने रानी रूपमती की सौंदर्य की गाथा सुन रखी थी और मांडू पर हमला रूपमती को हासिल करने के लिए किया गया था। लेकिन बाज बहादुर से एकदम विपरीत, रूपमती ज्यादा मन से कमजोर नहीं थी। उसने आदम खान के सामने झुकने की बजाय जहर खाकर अपनी जान दे दी। माना जाता है कि आदम खान उस समय उसके कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वास्तुकला की दृष्टि से मांडू के किले की संरचना एक नायाब नमूना है। यहाँ पर कई संरचनाओं में से एक होशांग मकबरा ने ताजमहल की परिकल्पना को अंजाम दिया है। अब फिर वो वक्त आया है आप लोगों से इजाजत लेने का, तो इजाजत दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। खुदा हाफिज।